हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होता है, ये कब यूज़ करते हैं, किन केसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल इतना ही समझो, जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है उसके नाम से पता लग रहा है कि ये प्लाज्मा का वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, अब आप सोचो कि प्लाज्मा का वॉल्यूम कब कम होगा। ठीक है, देखो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें प्लाज्मा का वॉल्यूम रिड्यूस होता है। देखो, अगर किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो आपको पता है सर्जरी में कितना ब्लड निकलता है। तो उन केसेस में हम ब्लड तो उसको चढ़ाते हैं, ट्रांसप्लांट तो ब्लड भी करते हैं, साथ में हमें प्लाज्मा वगैरह भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है कभी भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं, जिसको हम पीवीईपी जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, पीवीईएस कहते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी देते हैं उसको, कि उसका जो ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड में ना आपको पता है जैसे ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब ब्लड के अंदर 4 चीजें होती हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो एक्चुअल में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो उसका काफी हैवी ब्लड लॉस हो गया है, उन केसेस में भी हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं। अगर किसी का सर्जरी हुआ है उसमें भी हैवी ब्लड लॉस होता है, उन केसेस में भी देते हैं। ठीक है, अगर किसी को ट्रॉमा है, ट्रॉमा देखो एक्चुअल में वो बहुत तरह के ट्रॉमा होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि समझो किसी को शॉक है, शॉक शॉक इन केसेस ऑफ शॉक, देखो ये इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, शॉक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक होता है, एनाफ्लेटिक शॉक होता है। आप एक मैंने शॉक पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको हर तरह के शॉक बताए, जैसे न्यूरोजेनिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। उन केसेस मतलब वो एज अ पर्टिकुलर शॉक में हम यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, या फिर बर्न में। ठीक है, आपको पता है जैसे किसी को जल जाता है कहीं पे, तो वहां पे एक छोटा सा बबल टाइप का बन जाता है, वहां पे उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो अगर छोटा सा बर्न हुआ तब थोड़े देंगे हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। जब हैवी बर्न हो गया हो किसी को, ठीक, काफी जल गया हो, तो उसको सोचो कितना उसका वो कितना सीरियस कंडीशन होगा। उन केस में क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा का है ना लेवल, वो ब्लड से ना रिड्यूस होता है। अब देखो जो ब्लड है उसमें तो आपको पता है प्लाज्मा होता है। अगर जो प्लाज्मा का क्या मेन रोल होता है, वो हमारे डिफेंस में भी काम करता है और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा का मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो फिर हमारे को उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। अब मेंटेन कैसे करेंगे, हम पीवीपी दे देते हैं, जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं। ठीक है, जो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे इतना ही समझो कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, ये प्लाज्मा का लेवल, ये वो सब्सटेंस है जो प्लाज्मा का लेवल मेंटेन कर देते हैं हमारी बॉडी में, अगर कोई मतलब कि हैवी लॉस हो गया हो प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये बहुत तरह के होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ये 2 तरह के, ये क्लोइड्स होते हैं, क्रिस्टलोइड्स होते हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ये थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। दे आर जनरली यूज्ड इन शॉक विच इज इन द स्टेट ऑफ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर वेयर रिड्यूस्ड ब्लड इज द मेन कॉज ऑफ शॉक। ठीक है, दे आर हाई molecular weight substance which when fused in intravenously remain in the body for a long time to increase the volume of circulating fluid. Blood is the fluid connective tissue that circulates continuously around the body, allowing constant communication between the tissues distance from each other. Plasma is a clear, straw-colored reported fluid in which several different types of blood cells are suspended. Volume expanders are intravenously fluid solution that are used to increase or retain the volume of fluid in a circulating fluid. Volume expanders are used to replace fluid. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो जो अपना प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो एक हैवी मॉलिक्यूलर वेट है, जो कि हम ज्यादा शॉक में यूज करते हैं। देखो ये यहाँ पे बोला ना, जो शॉक विच इज अ स्टेट वो ऑफ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर, मतलब कि वो ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा सर्कुलेटरी फेलियर, अब बोलो सर्कुलेटरी फेलियर है, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक होता है, उसमें हमारा जो हमारा ब्लड है वो इनफ ब्लड नहीं मतलब कि पंप कर पाता, तो ब्लड नहीं पंप कर पाएगा तो वो भी तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है ना। अब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, उसमें प्लाज्मा का जो वॉल्यूम वो भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उन केसेस में हम ये देते हैं, या फिर हम सर्जरी वगैरह में देते हैं। आपको जैसे बताया ये हाई मोलिकुलर वेट होते हैं, जो कि हम इंट्रावेनसली देते हैं, मतलब क्या हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे इंजेक्शन थ्रू देते हैं, वो पाइपे पर जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है ना, ग्लूकोज वगैरह आपने देखा ना, वैसे भी हम दे सकते हैं इसको पाइपों के थ्रू। ठीक है, और भी हम कह सकते हैं इसको कि ये हम जैसे आपको पता है कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और अलग अलग जो दूर दूर ऑर्गन्स उनको आपस में बात संचालन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर जैसे हमें पता है कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, तो अगर प्लाज्मा का रिड्यूस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम में रिड्यूस हुआ, तो उतना कम ब्लड फ्लो करेगा ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो उतना कम कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड का लेवल तो मेंटेन रखना चाहिए पड़ेगा ना हमारे को। आपको पता ही है कि जैसे कभी कभी किसी पर्सन को हमने देखा कोई येलोई ब्लड येलोई फ्लूइड देते हुए, ठीक है, ट्रांसप्लांट करते हुए, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ जाता है तो क्या करते हैं उन केसेस में भी हम ब्लड वॉल्यूम देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप देख सकते हो। अभी बस फिलहाल इतना ही याद रखो कि जो ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं वो ब्लड का
वॉल्यूम मेंटेन रखते हैं, मतलब एक्चुअल में ब्लड का वॉल्यूम के अंदर भी प्लाज्मा का वॉल्यूम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, देखो जब प्लाज्मा का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो ब्लड का ऑब्वियसली मेंटेन रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर नेम से तो लग रहा है हमारे को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स के वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स। देखो क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं? दीज आर एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ मिनरल सोर्स और अदर वाटर सोल्यूबल मिनरल्स। ठीक है, जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो एक एक्वा सोल्यूशन है किसके? मिनरल सोर्स के और अदर वाटर सोल्यूबल मिनरल्स के। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल देखो इसकी क्या है। अब इसकी एग्जांपल हमारे नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। बोलोगे नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन क्या होता है? सलाइन सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है, ये उसका हो गया, वो भी हमारे एक क्रिस्टलोइड कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, एक होगा डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, एक होगा रिंगर सोल्यूशन। रिंगर सोल्यूशन आपने फार्माकोलॉजी के कितने हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें जैसे माइस पे हम जब हम रैट के जो हम उसके इंटेस्टाइन पे निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उस पर रिंगर सोल्यूशन डालते हैं, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उसके जो अलग अलग वेव्स आते हैं उसको हम वो करते हैं, नोट करते हैं, तो उसमें भी रिंगर सोल्यूशन यूज करते हैं। तो रिंगर सोल्यूशन एज ए क्रिस्टलोइड भी हम यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में। ठीक है, अब बात करते हैं कोलोइड्स की क्या होती है। दे आर लार्ज इंसोल्युबल मॉलिक्यूल्स सच एज ट्रैक्शन ह्यूमन एल्ब्यूमिन एंड जेलेटिन। ठीक है, ये लार्ज इंसोल्युबल मॉलिक्यूल है। जो अपना क्रिस्टलोइड्स था वो अपना एक्वा सोल्यूशन था जिसके अंदर वो मिनरल्स प्रेजेंट थे जो वाटर सोल्युबल थे। ठीक है, बट जो कोलोइड्स है इसके ऑपोजिट है, ये इनसोल्युबल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जैसे डेक्शन वगैरह हो गए। ठीक है, अब क्लोइड्स आर बेटर देन क्रिस्टलोइड, बट जो क्लोइड्स है वो क्यों बेटर है क्रिस्टलोइड से? अब ये कह रहा है क्यों बेटर है? द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोइड्स are retained more easily in the intravascular space and increase the osmotic pressure. Duration of action is larger than the crystalloids. देखो कह रहे जो क्लोइड्स है उसका जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल है जो कह सकते हैं वो लार्ज है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल है तो वो ना जो अपने जो इंटरवेस्कुलर स्पेस में अपने आप को मेंटेन करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है। जो अपने दूसरे अदर साइड हो गए जो क्रिस्टलोइड्स है वो सोलबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड सोलबल होते हैं। ठीक है, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोइड्स आर रिटेन मोर इजिली। देखिए रिटेन मतलब अपने आप को मतलब कि मेंटेन करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, रिटेन कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, इजिली कहाँ पे? इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, इंट्रा मीन्स पता है ना आपको अंदर, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, वेसल्स के अंदर। वेसल के अंदर क्या होता है? ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। उसके अंदर अपने आप को रिटेन करके रख लेंगे। बट जो अदर साइड है अपने वैकस वाला है वो सोलब्लाइज करके निकल जाएंगे किडनी कुडनी से। ठीक है, और उसके इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन क्रिस्टलोइड्स की कम होती है एज कम्पेयर टू कोलोइड्स की, तो इसलिए कोलोइड्स को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अब इसके हम पढ़ेंगे आइडल प्रॉपर्टीज क्या है। जो एक पीवी जो अपने आइडल प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। फार्माकोडायनेमिकली इन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, फार्माकोडायनेमिकली इन्वर्ट होना चाहिए, नॉन पैरोजेनिक होना चाहिए। मीन्स पैरोजन आपको पता है जो भी ऐसे हम कैसे एलर्जन वगैरह जो भी हो गया। ठीक है, जैसे एलर्जन वगैरह हो गया, कोई टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, उससे फ्री होना चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नॉन एलर्जिक होना चाहिए, नॉन एंटीजेनिक होना चाहिए। एंटीजन तो आपको पता ही होगा, एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है कोई भी एलर्जन हो सकता है, एंटीजन पोलन डस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस विद ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो जो वो है ना, जैसे आपको पता है जब हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो प्लाज्मा का लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर जाके। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अदर कंपोनेंट्स भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा ब्लड है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए होता है। ठीक है, तो क्या है कि वो उसके साथ मतलब कि कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटेटिव नहीं होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, वो उसके साथ मतलब कि कह सकते हैं उसको कि उसके साथ लड़े ना, उसके साथ भाईचारा बना के रखे। ठीक है, मतलब कि वो इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना हो, एक दूसरे से लड़े ना, वो अपने आपस में भाईचारा बना के रखें। ठीक है, और क्रॉस मैचिंग वगैरह से बचे। ठीक है, स्टेबल हो, इजिली स्टेलाइजेबल हो। ठीक है, सस्ता भी हो। इट इज शुड रिमेन इन द सर्कुलेशन, शुड बी नॉट बी लीक आउट इन टिश्यू, मतलब कि वो टिश्यू वगैरह में लीक ना हो, अपने आप को मेंटेन करके रखे सर्कुलेशन में। तो यही सब है इसकी जो अपने। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ठीक है, इट जनरली वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इट इंक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू प्लाज्मा फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो ये बोल रहा है कि ऑस्मोसिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऑस्मोसिस प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें वाटर को रिटेन करते हैं हम प्लाज्मा से
से, मतलब एक्चुअली यही है कि जो अपना जो टिश्यूज है उसमें से वाटर रिटेन कर रहा है। जैसे अगर टिश्यू में वाटर प्रेजेंट है उसमें से निकाल कर जो ब्लड है उसके अंदर डाल देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पता है अगर हम कपड़े में से पानी निचोड़ते हैं धोने के वक्त, उसमें से हम निचोड़ते हैं ना, तो वो निचोड़ के हम नीचे फेंक देते हैं। समझ लो कि नीचे ब्लड वेसल है, कपड़ा हमारा होगा टिश्यू, उसमें से पानी निकाला, अपना नीचे आया, अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, अब बात है द लॉस ऑफ ब्लड। The loss of blood is replaced with a suitable fluid, so flow increase and more oxygen is released to tissue। ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम हमारा सही रहेगा, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगा टिश्यूज को। ठीक है, आपको पता है ना ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और अदर भी न्यूट्रिशन वगैरह डिफेंस वगैरह में काम करता है। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम सही रहेगा तो हमारे टिश्यू सारे अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। एडवांटेज क्या इसकी, ये भी देख लेते हैं। यूज इन कंडीशन व्हेन ब्लड और प्लाज्मा हैज बीन लॉस्ट और हैज टू मूव टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स लाइक इन बोन्स, हाइपोवोलेमिक शॉक, एंडोटॉक्सिन शॉक। जैसे मैंने बताया आपको, शॉक बहुत टाइप के होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, हम उन केसेस में दे सकते हैं इसको अगर हमारा ब्लड और प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है बहुत डिक्रीज हो गया, बहुत हैवी ब्लड लॉस करके। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का पोस्ट सर्जरी के बाद मतलब सर्जरी हुआ तो काफी ब्लड निकलता है, तो उनकी उसकी मतलब कि एक्चुअली तो ब्लड वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो गया ना बॉडी में, तो उन केसेस में हम पीवी को यूज कर सकते हैं या फिर हम शॉक में यूज कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत तरह के शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक, बर्न्स। अब बताओ बर्न्स, ये आगे ना बर्न्स के बाद देखो किसी का जला है तो आपने देखो ना बबल बन जाता है हमारे अपने उस एरिया पे, तो उसके अंदर पानी, उसको भी आप कभी फोड़ोगे ना उसमें से पानी निकलेगा। तो देखो अगर छोटा सा जला है तो एक्चुअली में तो हमारी उस जगह से उसने पानी वगैरह ऐसे फ्लूइड निचोड़ के अपने वो बबल में बना लिया। ठीक है, तो किसी पर्सन के ज्यादा बर्न हो गया है, ठीक है, तो उन केस में तो कितना वो बबल में पानी होगा, कितना फ्लूइड होगा उसके अंदर। ठीक है, तो वो सारा फ्लूइड कहाँ से आया, उसने पानी थोड़े पिया, उसने तो ब्लड में से निकाला ना, वो ब्लड में से क्या निकाला, प्लाज्मा निकाला। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो आप यहाँ से समझो फ्लूइड निकाला एक्चुअली में, तो उसने ब्लड में से फ्लूइड ही निकाला ना, तो वॉल्यूम तो रिड्यूस हो जाएगा ना ब्लड का। ठीक है, तो बर्न में हम यूज करते हैं, एज ए माइनर बर्न में नहीं यूज करते, जो बहुत ही हाई लेवल का बर्न हुआ हो। ठीक है, जिसके आपने सुना होगा किसका शरीर जल गया, किसका लग जल गया, तब इन केसेस में हम उन केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, एक हो गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर। अब देखो जो हमारे ना बॉडी है ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, इंट्रा वेस्कुलर। जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब होता है बियॉन्ड द ब्लड वेसल। ठीक है, बियॉन्ड द ब्लड वेसल, याद रखना। जो इंट्रा वेस्कुलर होता है वो इनसाइड द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल के बाहर है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर। जो ब्लड वेसल कहाँ पे है, अब जैसे देखो हमारे टिश्यू है, टिश्यूज के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो टिश्यू हो गया हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर, जो ब्लड के अंदर होगा वो हो गया हमारा इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा ब्लड का मतलब जो ब्लड का वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो गया किसकी वजह से, एक्स्ट्रा वेस्कुलर से। अब उसमें क्या है कि जो हमारा जो प्लाज्मा फ्लूइड है, ब्लड है, वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में चला गया, जिसकी वजह से जो इंट्रावेस्कुलर में जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। उन केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमें पता है दो तरह के होते हैं, क्लोइड्स और क्रिस्टलोइड्स। तो पहले हम क्लोइड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ क्लोइड्स प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रन, डिग्रेड जेलेटिन, पॉलीमर, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, एक्सेट्रा, पीवीपी, पॉलीविनाइल, पैरोलिडीन। ठीक है, अब ह्यूमन एल्ब्यूमिन पता है आपको, जो हमारा अपना जो प्लाज्मा है उसके अंदर एल्ब्यूमिन वगैरह होते हैं। ठीक है, पता होगा ना एल्ब्यूमिन वगैरह क्या होता है। एक जो हमारा वो एज अ जो प्रोटीन है जिसको वो जो मोस्टली एसिडिक बेसिक ड्रग के साथ बाइंड होता है। आपने कभी सुना होगा जो प्लाज्मा ड्रग इंटरेक्शन, प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग। ठीक है, जिसमें ड्रग जाके बाइंड करता है हमारा एल्ब्यूमिन पे। ठीक है, एल्ब्यूमिन एज अ प्रोटीन है जो हमारे को जो मोस्टली बेसिक ड्रग के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो सब वो छोड़ो, वो फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है, आप इतना याद रखो। जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है वो एक्चुअल में ना हम ह्यूमन से निकालते हैं, ह्यूमन से ब्लड निकाला, फिर ब्लड को ना हम अगर थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे ना, ऐसे ही समझ लो कि ऐसे हमने रख दिया, टांग दिया कहीं पे, हैंग कर दिया उसको, तो जो उसका येलोइश पार्ट है ना जो प्लाज्मा है वो ऊपर हो जाएगा, और जो आप नीचे देखोगे नीचे रेड रेड पार्ट हो जाएगा। मतलब कि वो एक वॉल्यूम है, आप ऐसे समझो कि एक वॉल्यूम है वो डिवाइड हो गया। देखो ये ब्लड है, ये हो गया नीचे वाला रेड रेड, ये ऊपर हो गया येलो। जो येलो है अपना प्लाज्मा है, जो नीचे वाला है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी अपने प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे
बेटर तरीका है इसको निकालने का। अब देखो प्लाज्मा निकाल लिया, अब प्लाज्मा के अंदर अकेले एल्ब्यूमिन थोड़े हैं, प्लाज्मा के अंदर और भी है। एक आपने कभी सुना होगा अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, ये बहुत कुछ होता है प्लाज्मा के अंदर। देखो उसके बाद प्लाज्मा को कलेक्ट कर लिया, पहले तो हमारा पहला स्टेप यही है ना कि प्लाज्मा कलेक्ट करें। प्लाज्मा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्लाज्मा में से हम एल्ब्यूमिन को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम प्योरीफाई करेंगे, उसको हम स्टेरलाइज करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली किसी पर्सन में डालेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया ह्यूमन एल्ब्यूमिन कहां से निकलता है? इंसान से, ठीक है, एक जिंदे जानते इंसान से निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलोइड प्लाज्मा डेरिवेटिव्स जो ये बताया हुआ है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एल्ब्यूमिन की। देखो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा, इट डज नॉट इंटरफेयर इन कोगुलेशन, इट कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप पेशेंट, इट इज फ्री ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बिकॉज द प्रिपरेशन इज हीट ट्रीटेड। देखो इसमें बता रहा है कि जो ये ह्यूमन एल्ब्यूमिन है ये इंसान के प्लाज्मा से निकाला हुआ है। जो प्लाज्मा कहां से निकाला है? ब्लड से, ठीक है, वो सेपरेट करके। इतना याद रखो, प्लाज्मा से निकाला हुआ है एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन है इसका सबसे मेजर इसका एडवांटेज है कि हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकते हैं, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, डोंट मैटर, हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको पता है कई कोगुलेटिव वगैरह मतलब कि कोगुलेशन वगैरह कर देते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मतलब कि क्लोट्स वगैरह बनाते हैं। बट एल्ब्यूमिन है ये कोगुलेशन में भी नहीं करेगा, मतलब कि उसकी कोगुलेशन में भी नहीं इंटरफेयर करेगा, ठीक है। ये अपना सीधा इंसान है, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। उसके बाद है इट इज अ फ्री ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब कि आपको पता है जो हेपेटाइटिस हो गया, अपना एड्स हो गया, अपने साइफल्स हो गए, ये जो है ना ये हमारे ना ब्लड से भी ऐसे कह सकते हैं हम किसी में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वगैरह हो गया, ये ब्लड से भी ट्रांसफर हो सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। तो हेपेटाइटिस का रिस्क भी नहीं होता अगर हम एल्ब्यूमिन देंगे। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है, अगर उसका हमने एल्ब्यूमिन किसी दूसरे पर्सन को दिया तो हेपेटाइटिस दूसरे पर्सन को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने देने से पहले इसको हम स्टेरलाइज करते हैं, इसको हीट के थ्रू। हीट के थ्रू क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो मर जाते हैं इसके वजह से, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एक्यूट लिवर फेलियर, डायलिसिस एंड हाइपो प्रोटीनेमिया, ठीक है। इसमें हम तीन तरह, इसको हम लीवर फेलियर में यूज कर सकते हैं या फिर डायलिसिस, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी वगैरह खराब होती है, उनको हम डायलिसिस देते हैं, डायलिसिस ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसमें यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हाइपोप्रोटीनियमिया। अब बताओ किसी पर्सन को बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। तो हाइपो मतलब कम, प्रोटीन मतलब पता है ना आपको, प्रोटीन एमिया, ठीक है। इसमें किसी पर्सन को प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो हम उस पर्सन को एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन आपको प्रोटीन है, जैसे मैंने पीछे बताया, क्योंकि ये बेसिक ड्रग के साथ बाइंड करता है, ये प्रोटीन है, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रोटीन ड्रग। अब समझ लो कि ये हाइपोप्रोटीन में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव, बट ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अवेलेबल प्रोडक्ट्स आर एल्बुएक, एल्बुबैन, ये सब उसके प्रोडक्ट्स नेम है, ठीक है। उसके बाद डेक्शन क्या होता है? इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीट शुगर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द बैक्टीरियल एंजाइम डेक्शन सुक्रोज, ठीक है, विच ग्रोज इन अ सुक्रोज मीडियम, ठीक है। अब बताएंगे कि जो डेक्शन है ये हमारे को ऑब्टेन होता है, ये हमारा एक पहले पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है। पता है आपको पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है? पॉलीसैकेराइड एक लॉन्ग चेन है मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड एक सिंगल यूनिट है, पॉलीसैकेराइड एक मल्टीपल यूनिट है मोनोसैकेराइड की, ठीक है। ये हमारे को मिलता है बीट शुगर, जो बीट शुगर है समझ लो, जो एक बीट शुगर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एंजाइम, जो बैक्टीरियल एंजाइम है डेक्स्ट्रेन सुक्रेज, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर वो बीट शुगर के ऊपर रिएक्ट करता है, फिर वो रिलीज करता है हमारा, क्या रिलीज करता है हमारा? डेक्शन, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बीट शुगर, बीट शुगर से मिलता है। इट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द एंजाइम, हम यूज करते कौन सा एंजाइम? बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम है डेक्शन सुक्रेज, ठीक है, विच ग्रोज इन सुक्रोज मीडियम, जो हमारा सुक्रोज मीडियम में ग्रो होता है, ठीक है, इसको मेटाबोलाइज करके बनता है, इतना याद रखो, ठीक है। अब दे आर अवेलेबल इन 3 फॉर्म, जो हमारे डेक्शन है 3 फॉर्म में है, कौन कौन से? डेक्शन 150 हो गया, एक डेक्शन 70 हो गया, एक डेक्शन 40 हो गया। अब देखो 150 क्या है, इसका मतलब मोलिकुलर वेट है ना, इसका मोलिकुलर नहीं है एक्चुअल में, मोलिकुलर वेट है, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है, मोलिकुलर वेट है, जो इसका मोलिकुलर वेट है वो 1,50,000 है। जो डेक्सन 70 है इसका 70,000 है, इसका 40,000 है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि जो डेक्शन 70 और 40 है ये ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है। डेक्शन 150 ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों वो देखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद है डेक्शन 70 मोस्टली कॉमनली यूज प्रिपरेशंस, इट एक्सपेंड्स प्लाज्मा वॉल्यूम फॉर नियरली 24 आवर्स, इट इज एक्सक्रीटेड स्लोली बाय द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखो जो डेक्शन 70 है ये अगर किसी पर्सन का जो मतलब कि इतना ज्यादा नहीं लॉस हुआ ब्लड तो हम उन केसेस में दे सकते हैं, ये उस पर्सन का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 24 आवर तक मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। मतलब कि
24 आवर तक मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जो हमारा पता है ना आपको, जो हमारी एक्सक्रीशन होती है कोई भी चीज़ की, ड्रग वगैरह की, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि जो ब्लड है वो अपना बोमन कैप्सूल जो जहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं वहाँ से पास होता है, वहाँ से फिल्टर होके फिर बॉडी में रेगुलेट करता है, ठीक है। बट जो फिल्टर रहता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे ड्रग्स वगैरह होंगे। तो मोस्टली यही कह रहा है कि जो ये एक्सक्लूडेड होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। डेक्शन 40 है, इट इज अ 10% सोल्यूशन ऑफ डेक्शन और सेलाइन, ठीक है। ये 10% सोल्यूशन है, जैसे आपने 100 चीज है उसमें से 10% इसकी है, बाकी 90% और किसी है, ठीक है। इट इज अ 10% सोल्यूशन, ठीक है। इट एक्ट्स मोर रैपिडली देन डेक्सन 70, बट ये डेक्सन 70 से ज्यादा जल्दी काम करता है, ठीक है। इट रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, बट इसका एक वो है अपना डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये ब्लड की विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है। देखो जो ब्लड है आप कभी देखना वो एज अ वाटरी नहीं है, वो थोड़ा सा विस्कस टाइप का भी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो विस्कस नहीं होगा, देखो विस्कस का मतलब है कि उसमें प्लेटलेट्स हैं, अगर वो वाटरी होगा, अगर प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उतना थोड़ा हैवी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। क्योंकि प्लेटलेट्स है उसमें अंदर, ठीक है। प्लेटलेट्स के अगर क्लोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो विस्कस उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है। डेक्सन 40 तो डेक्सन 70 अच्छा है, हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अभी हो रहा है इट इज एसेंशियल थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब यही है, इससे एक्सक्रीटेड थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है, वो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू होता था। इट कैन बी स्टोर फॉर 10 ईयर्स, इसको हम 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। चीप है और ज्यादा यूज किया जाता है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन है इसके डिसएडवांटेज क्या है। इट मेनली इंटरफेयर द ब्लड ग्रुपिंग, देखो जो एल्ब्यूमिन था वो ब्लड के साथ, जो ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा था, उसके काम को मतलब इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हम किसी भी पर्सन को, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकते थे, बट जो डेक्सन है वो नहीं हम जिस मर्जी को दे सकते हैं, ये कभी कभी ब्लड ग्रुप के साथ लड़ पड़ता है, ठीक है। इट इज अ पोटेंट एंटीजन, इट है मतलब ये एंटीजन है, पता ना एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कोई भी एलर्जन हो सकता है, कोई भी एलर्जन हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पोलन डस्टी हो, कोई भी एलर्जन हो सकता है जो हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज की रिएक्शन करे, ठीक है, जो हमारे को एलर्जिक रिएक्शन करे, ठीक है। ये एक एंटीजन की तरह है, तो ये हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन भी कर सकता है, ठीक है। ये एज ए एंटीजन की तरह है, ठीक है। जो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है ये भी 5-6 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ये आप फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना याद रखो कि एक एंटीजन की तरह हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एलर्जी को। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इंक्लूड्स, मतलब वही रिएक्शन बताया, ईचिंग, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह, ये आपको रीड कर लेना, इसी वर्डिंग है। इस बार डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर, ठीक है, जिसको हम पॉलीजेलिन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ जेलेटिन विच molecular weight is 30,000. It expands blood volume for 12 hours, does not interfere with blood grouping and cross matching. ये देखो आप देख सकते हो ये कितनी इसी वर्डिंग है, आप खुद समझ आ रहे हो, आपने रीड किया। इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 30 से आ रहा है। ये किससे बना हुआ है, ये जेलेटिन, आपको पता है ना, जेलेटिन हम मोस्टली यूज करते हैं कैप्सूल्स उगा के, कैप्सूल्स के शेल्स बनाने के लिए, ठीक है। वो वाला जेलेटिन है एक्चुअल में, ठीक है, बट ये इसका सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। ये इसका सिंथेटिक पॉलीमर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बना के, ठीक है, उसको सोल्यूशन बना के उसका, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट है 30,000। ये हमारे जो ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको 12 घंटे तक बढ़ा के रख सकता है, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, कहता है चलो निकलो बेटा, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट इंटरफेयर, हमारे ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, एज अ एल्ब्यूमिन की तरह ही है, बट इसका भी वही सेम पंगा, एक्सपेंसिव है भाई, ठीक है। यहाँ पे बात आगे रुक जाती है। अब इसके बाद कहते हैं हम हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च की। अब ये क्या होता है, इट इज कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इथोक्सिलेटेड एमेलोपेक्टिन ऑफ वेरियस मोलिकुलर साइजेस, ठीक है। ये एक मिक्सचर है किसका, इथोक्सिलेटेड एमेलोपेक्टिन का, ठीक है, अलग अलग मोलिकुलर वेट का। जैसे वो जो इथोक्सिलेटेड एमिलोपेक्टिन है ये एक है, बट ये अलग अलग मोलिकुलर वेट है, किसी का 30,000 का, किसी का 40,000 का। इन अलग अलग मोलिकुलर वेट का ये एक मिक्सचर है, ठीक है, और अलग अलग साइज भी होंगे उनके, ठीक है। इट इंप्रूव्स हेमोडायनेमिक स्टेटस ऑफ 24 आवर्स तक ये ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रख सकता है, वही चीज है। बट इसके क्या कोई क्वेश्चन है, इसका मतलब कि साइड इफेक्ट्स वगैरह यही है, वॉमिटिंग हो सकता है, इचिंग, चिल्स वगैरह, ये खुद रीड कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद है पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, ठीक है। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ एवरेज मोलिकुलर वेट इज 40,000, यूज्ड एज अ 3.5 solution, used as a plasma expander for trauma victims, okay. It interferes with the blood grouping and cross matching, ठीक है। कह रहे हैं कि ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट इतना है, ये इसका हम 3.5 solution यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की तरह, ठीक है। ये ट्रामा विक्टिम्स को ज्यादा दिया गया है, ये इंटरफेयर करता है ब्लड ग्रुपिंग के साथ, ये भी वही उसकी तरह ही है, डेक्शन की तरह समझो कि ये भी टांग अड़ाता है ब्लड ग्रुप के साथ, ठीक है।
ये भी हम हर किसी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को नहीं दे सकते, ठीक है। ये भी किडनी की तरह ही एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये काफी कम यूज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलोइड्स की। भाई जो हमने अभी पढ़ा था वो था कोलोइड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलोइड्स की, क्योंकि दो टाइप्स के प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टलोइड्स होता है वो एक्वस सोल्यूशन होता है, वो मतलब कि सोल्युबल मिनरल्स कंटेन करता है, वाटर सोल्युबल मिनरल्स कंटेन करता है, ठीक है। वो हमने पढ़े थे ना उसके एग्जाम्पल। अब बताओ एग्जाम्पल क्या उसके एग्जाम्पल है रिंगर सोल्यूशन, सैलीन सोल्यूशन, ठीक है। ये सब उसके वो थे अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, देखो इट कंटेन्स 0.9 NaCl। जैसा आपको बताया कि नमक, सलीन से पता लग रहा है भाई सलीन क्या होता है, नमक ही तो है। आपने सुना होगा कि सोल्ट इज सलीन टेस्ट, पढ़ा होगा कभी, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो कि 0.9% NaCl है इसका pH, ठीक है। इट्स pH इज लो देन प्लाज्मा pH, ठीक है। जिसका pH है वो प्लाज्मा pH के साथ कंपेरेटिवली लो होता है, ठीक है। इट इज गिवन टू पेशेंट हु कैन नॉट टेक फ्लूइड ओरली एंड हैव डेवलप्ड डिहाइड्रेशन, ये उन पेशेंट को दिए जाते हैं जो ओरली नेले वगैरह ले सकते हैं, अपना डिहाइड्रेशन वगैरह हो गए, हाइपोवोलेमिक मतलब ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज वगैरह हो जाए, आप समझ लो इजी वर्डिंग वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद रिंगर सोल्यूशन का होता है, इट इज सोल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम पोटाशियम, ठीक है। कैल्शियम और पोटाशियम कंटेन करता है। इट इज डिजाइन टू प्रमोट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रॉग हार्ट्स। आपको मैंने जैसे बताया था कि जो हम अपना रिंगर सोल्यूशन है ये हम काफी फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। आप मास्टर्स में सीखोगे इस चीज को, ठीक है। जैसे हम माउस का ही हो गया हमारा अपना रेड, जहाँ फ्रो की बात की है, जब उसका हम इंटेस्टाइन निकालते हैं ना तो उसके ऊपर हम रिंगर सोल्यूशन डालते हैं कॉन्ट्रैक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। आप पढ़ोगे फर्दर स्टडी में, इतना याद रखो कि ये अभी एज अ हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो क्रिस्टलोइड है बहुत छोटा सा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में बात आती है डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन की। जनरली कंटेन्स 5% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन, ठीक है। 5% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी, इट इज यूजफुल व्हेन किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, ठीक है। ये हमारे एनर्जी को हमारी बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो डेक्स्ट्रोज क्या है, एक्चुअली एक शुगर है, सुक्रोज सुना होगा, सुक्रोज, मैनोज, अपना कितने सारे होते हैं, लैक्टोज वगैरह, ठीक है ना। ऐसे डेक्स्ट्रोज भी है, हमारा एक शुगर टाइप है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज ATP से बनाता है, ठीक है। और ये हमारे को काम में आता है, ये मतलब कि हम इसको उन केसेस में यूज करते हैं जिसका किडनी फंक्शन, मतलब किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो हम उन केसेस में हम डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे किसी और टॉपिक की, ठीक है, और टॉपिक पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा थोड़ा भी % समझ आया हो, ऐसा 1% ही, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर 50% आ गया हो, ठीक है। ऐसे ही आपको मैंने इजी वर्डिंग में सुनाया है, और नोट्स भी मेरे हैंड रिटन है और इजी वर्डिंग में है, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि टिपिकल वर्डिंग लिखी हुई है, इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। नोट्स है हैंड रिटन, खुद से बनाए हुए हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है फॉर नोट्स करके। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो पहले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, अभी न्यू चैनल बनाया है तो इतनी वीडियोस नहीं है, बट बहुत सारी हैं। और अभी मैंने और भी वीडियोस बनाने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स वगैरह की, ठीक है, मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। वीडियोस वगैरह रोज आएंगे, आपको रेगुलर आएंगे, दिन में 1 2 2 3, ठीक है, जिससे कि जितना हो सके उतना चैनल आगे चले, ठीक है। तो अलविदा दोस्तों, थैंक यू।